सेकेंड टॉपिक थर्ड यूनिट में क्लेम प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब इसमें सीधा पहले तो अपने ये देखे इंश्योरेंस पॉलिसी कोई भी कंज्यूमर क्यों लेता है, टू कॉम्पनसेट देम इन द इवेंट ऑफ हैपनिंग ऑफ एन अनफोर्सिन इवेंट, यानी पहले से तुमको पता नहीं है कि ऐसा ही तुम्हारे साथ में होने वाला है, और अगर कोई भी जोखम हुआ तो उसकी भरपाई कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी, इसलिए अपने इंश्योरेंस लेते। इट इज अ हेज। हेज का मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। हेज यानी प्रोटेक्शन। इन जनरल इंश्योरेंस द लॉस इज पेबल ओनली ऑन हैपनिंग ऑफ सम स्पेसिफिक इवेंट, यानी पहले से तुमने इंश्योरेंस निकलवाया किसके लिए? आग के लिए। तो आग से अगर गुड्स जल जाएंगे तो ही पैसे मिलेंगे। इफ द इंश्योर्ड डज नॉट सफर एनी लॉस, तो कोई क्लेम उसको पे नहीं किया जाएगा। द प्रीमियम इज चार्ज ऑन ईयरली बेसिस। प्रीमियम कैसा होता है? हर साल में एक बार। एंड नो एक्यूमुलेशन टेक्स प्लेस। एक्यूमुलेशन मतलब अगर इस साल लॉस नहीं हुआ तो भूल जाओ, पैसा भी भूल जाओ, तुम्हारा पैसा डूब गया। यानी मतलब मैंने अगर 15,000 रुपये कार का इंश्योरेंस भरा, कार में इस साल कुछ भी नहीं हुआ, तो इस साल के वो 15,000 मुझे भूल जाने के। अब अगले साल का दूसरा मुझे पैसा भरने का, और जब नुकसान होगा तभी मुझे मिलेगा। अगर नुकसान ना हो तो एक भी रुपया वापस ना मिले। हाउएवर द सिनारियो इज डिफरेंट, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस में जितना पैसा आपने भरते हैं ना, उससे ज्यादा पैसा उल्टा आपने रिटर्न मिलता है। इफ द इंश्योर्ड डाइज, अगर मर जाता है तो इसको बोनस के साथ में सब मिलेगा, यानी टोटल अमाउंट मिलेगा। इफ द इंश्योर्ड सर्वाइव्स द पॉलिसी पीरियड, यानी 25 साल तक वो जिंदा रहता है, तो उसको मैच्योरिटी के अंदर जो एक्रूड अमाउंट, यानी जो टोटल अमाउंट उसका बाकी बचेगा, वो मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्लेम सेटलमेंट देखेंगे। पेमेंट ऑफ क्लेम इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। और पॉलिसी होल्डर ने इतने टाइम तक वेट किया, और कुछ टाइम तो ऐसा है ना कि एंटायर लाइफ टाइम उसको लिटरली पेमेंट के लिए राह देखना पड़ता है। इट इज द फाइनल ऑब्लिगेशन, यानी जवाबदारी। ऑब्लिगेशन यानी जवाबदारी ऑफ द इंश्योरर इन टर्म्स ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, एज द पॉलिसी होल्डर हैज ऑलरेडी कैरिड आउट हिज ऑब्लिगेशन ऑफ पेइंग द प्रीमियम रेगुलरली। उसने ऑलरेडी प्रीमियम रेगुलरली पे किया था अभी तक, तो अब इंश्योरेंस कंपनी का ये फर्ज बनता है कि ये अपना अपनी तरफ से अपना फर्ज पूरी तरह से निभाए। द पॉलिसी डॉक्यूमेंट, उसमें आपको शेड्यूल बताया जाता है, मतलब कब आपको कौन से हैपनिंग के ऊपर पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा वो। इसमें तीन तरह से, एक सर्वाइवल बेनिफिट क्लेम, दूसरा मैच्योरिटी बेनिफिट क्लेम, और तीसरा डेथ बेनिफिट। तो सर्वाइवल पहले देखते हैं। ये एंडोमेंट या तो मनी बैक पॉलिसी के अंदर होता है आफ्टर अ लैप्स ऑफ 4 to 5 years। यानी अगर समझो 20 साल की पॉलिसी है ना, तो चौथे साल में तुमको 20% पैसा मिलेगा, 8वें साल में दूसरा 20% पैसा मिलेगा, 12वें साल में तीसरा 20%, 16वें साल में चौथा 20%, और 20वें साल के अंदर 20% प्लस 100% वापिस मिलेगा। समझे? इसको क्या बोलते हैं? सर्वाइवल पे। अगर जिंदा रहते हो तो जब जब जिंदा रहोगे, जितने टाइम तक, उतनी बार तुमको पैसा मिलेगा। कई बार 5-5 साल का होता है तो 25-25% मिलेगा। प्रोवाइडेड फर्स्टली द पॉलिसी इज इन फोर्स, लेकिन पॉलिसी फोर्स में होनी चाहिए, मतलब तुम प्रीमियम रेगुलरली भरो, ये जरूरी है। एंड सेकेंडली द पॉलिसी होल्डर इज अलाइव, और पॉलिसी होल्डर क्या होना चाहिए? जिंदा होना चाहिए। एज द इंश्योरर सेंड्स आउट प्रीमियम नोटिस टू द पॉलिसी होल्डर फॉर पेमेंट ऑफ ड्यू प्रीमियम, so it sends out intimation also to the policy holder if and when a survival benefit falls due। मुझे अभी सर्वाइवल बेनिफिट एक पॉलिसी को हर महीने मिलता है, 700 रुपये पर हर महीने। 30 तारीख होती है ना, अपने अकाउंट में 700 रुपये डिपॉजिट हो जाए। समझे? ये सर्वाइवल बेनिफिट है। यानी मैंने पॉलिसी का प्रीमियम 7 साल भरना था, वो भर चुका मैं। अब दूसरा 7 साल मेरा है ना, लॉक इन पीरियड है, तो ये सातों 7 साल हर महीने 700 रुपये मिलेंगे। तो यानी कितना हुआ? 12 7 84, 8,400। ये 8,400 को तुम 7 साल के साथ में मल्टीप्लाई करो, यानी 60,000 जितना मिला टोटल मिला के, बराबर। अब ये 60,000 तो मिला 1,05,000 जब मैच्योरिटी आएगी उस वक्त बोनस के साथ में मिलेगा। जितने टाइम मैच्योरिटी हो ना, और वो मैच्योरिटी के बीच में तुम अगर जिंदा रहे तो ये पैसा मिलेगा। एज द इंश्योरेंस सेंड्स आउट नोटिस, यानी नोटिस सर्वाइवल की भेजता है वो। द लेटर ऑफ इंटीमेशन ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट कैरीज
विद इट अ डिस्चार्ज वाउचर मेंशनिंग द अमाउंट पेबल। तो इसमें एक वाउचर जैसा होता है, अब ये सब नहीं होता, अब सब ऑनलाइन हो गया है। द पॉलिसी होल्डर इज मियरली टू रिटर्न द डिस्चार्ज वाउचर ड्यूली साइन along with the policy document। उनको पॉलिसी डॉक्यूमेंट के साथ में ये वाउचर रिटर्न करना। द पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज नेसेसरी फॉर एंडोर्समेंट टू द इफेक्ट दैट द सर्वाइवल बेनिफिट विच वाज ड्यू हैज बीन पेड। पॉलिसी डॉक्यूमेंट जरूरी है क्योंकि साथ में आपको लिखना पड़ेगा कि मैं जिंदा भी हूं, बराबर ना। द सर्वाइवल बेनिफिट कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स अंडर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसी। हर बार अलग अलग होता है। अब ये पहला हो गया मैच्योरिटी क्लेम। मैच्योरिटी क्लेम का मतलब इट इज द फाइनल पेमेंट, ये लास्ट पेमेंट है। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है वो पूरा पेमेंट लास्ट में मिलेगा वो। एनी इंश्योरेंस इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पे द अमाउंट ऑन द ड्यू डेट। ये हर इंश्योरर को पे करना पड़ता है। देयरफॉर द इंटीमेशन ऑफ मैच्योरिटी क्लेम एंड डिस्चार्ज वाउचर आर सेंट इन एडवांस। पहले से भेज दिया जाता है, चेक भेजते थे पहले, अब चेक बंद हो गया, अब सीधा एनईएफटी से पैसा आ जाता है अकाउंट में डायरेक्ट, विद द इंस्ट्रक्शन टू रिटर्न इट इमीडिएटली, तुरंत उसको रिटर्न करना है। इफ द लाइफ एश्योर्ड डाइज, यानी वो मर जाता है आफ्टर द मैच्योरिटी डेट बट बिफोर रिसीविंग द क्लेम, देयर अराइज अ टिपिकल प्रॉब्लम एज टू हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द मनी। तो यहाँ पे पॉलिसी होल्डर क्या करेगा, वो सर्वाइविंग टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, नॉमिनी उसको पैसा नहीं मिलेगा, पॉलिसी होल्डर को पैसा मिलेगा। यानी मतलब समझो कि किसी इंसान की पॉलिसी आज मैच्योर हुई, मैच्योरिटी का पैसा अब उसको मिलेगा, पर 2-3 दिन लगते थे पहले, आज नहीं लगते। तो 2-3 दिन के बाद अगर पैसा कल आज वो गुजर गया तो अब वो तो जिंदा था, उसका उसको पेमेंट मिला है ना। अब अगर जिंदा रहा उसका पेमेंट मिला है तो जिंदा आदमी का कोई नॉमिनी नहीं होता, वारसदार किसका होता है, मरे हुए आदमी का हो ना। पर जिस वक्त पॉलिसी मैच्योर हुई उस टाइम तो वो जिंदा था ना, इसलिए उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, फिर वारसदार को उसके अकाउंट में से वो पैसा क्लेम करना पड़ेगा। The policy under such condition is treated as a death claim where the policy does not have a nomination। अगर नॉमिनेशन ना हो तो उसको डेथ क्लेम माना जाता है, मतलब वो मर गया ऐसा मानेंगे। द इंश्योरर इज सच इन सच ए केस शैल आस्क फॉर अ विल। यहाँ पे इंश्योरर यानी कंपनी क्या मांगेगी, तुम्हारे पास से वसीयत, विल यानी वसीयत मांगेगी, और a succession certificate before it can get a valid discharge for payment of these maturity claim. In the case the policy has been taken under Married Women's Property Act, the payment of maturity claim has to be made to the appointed trustees as the policyholder has relinquished his right to all the benefits under the policy। relinquish का मतलब छोड़ देना, एंजॉय करना है तो छोड़ देना उसको बोलते। सरेंडर, सरेंडर, रिलिंक्विश का मतलब सरेंडर, छोड़ देना राइट को। इट इज फॉर दिस रिलिक्विशमेंट ऑफ राइट दैट द पॉलिसी मनी एंजॉयज अ प्रिविलेज स्टेटस ऑफ बीइंग बियॉन्ड द बाउंड्स ऑफ क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैरिड वाला मत लिखना, पूरा पैराग्राफ जाने तो डिफिकल्ट पड़ेगा याद रखने में। इफ द मैच्योरिटी क्लेम इज डिमांडेड विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अगर मैच्योरिटी क्लेम हो तो उसको क्या बोला जाएगा, इट इज कॉल्ड डिस्काउंटेड मैच्योरिटी क्लेम। तो ये मैच्योरिटी क्लेम से थोड़ा कम होता है, यानी इंसान अगर आज पॉलिसी लेता है 1 साल में अगर गुजर गया उसको पूरा पैसा नहीं मिले, थोड़ा डिस्काउंटेड पैसा मिलेगा ऐसा। अब डेथ क्लेम, if the life assured dies during the term of the policy, so death claim arises if the death has taken place within the first 2 years of commencement of the policy, it is called an early death claim। 2 साल के अंदर हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, अर्ली डेथ क्लेम बोलेंगे। और अगर आफ्टर 2 इयर्स लिखा तो उसको नॉन अर्ली डेथ क्लेम बोलेंगे। सिंपल है, इंसान मर जाए तब क्लेम लेता है तो डेथ क्लेम, 2 साल के पहले अगर गुजर गया तो अर्ली डेथ क्लेम, और 2 साल के बाद तो उसको नॉन अर्ली। हो गया पॉइंट पूरा। स्टेट द क्लेम, डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। एकदम सिंपल क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन तो इतना डिफिकल्ट लगे तुमको इसके सामने, देखो डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको सबमिट कराने के, पहले एज प्रूफ अगर तुमने पहले सबमिट ना कराया हो तो, फिर ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट फॉर कैंसिलेशन, आज तो ये भी नहीं कराते, पॉलिसी डॉक्यूमेंट है ना वो अगर तुम्हारे पास ना हो तो भी चलता है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो होता है ना, मेन पॉलिसी, वो ना हो तो भी चलता है। तो मेरा एक क्लेम आया था कोरोना के टाइम पे, बच गया, नहीं तो लोगों से पैसे मांगने पड़े, ऐसी हालत आ जाए, खाली मजाक करो। पर वो ऐसा था कि एकदम इनकम बंद हो गई, और वो टाइम पे मुझे तो पता भी नहीं था, अकाउंट में धड़ाम से एक पैसे आ गए, जैसे पैसे क्रेडिट हुए तो मुझे तो मैसेज आया, मुझे तो चौंक गया कि किसने डाल दिए मेरे पैसे।
मेरे अकाउंट में पैसे की सब फिर पता चला कि LIC ऑफ इंडिया लिखा हुआ था। फिर मैंने चेक किया तो मेरी पॉलिसी उस टाइम पे मैच्योर हुई थी, उसने पैसे डाल दिए। तो डॉक्यूमेंट तो मेरे पास आज भी है उसका, लेकिन उसको मैंने सबमिट नहीं करवाया था। अब LIC क्या करती है, डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं मांगती, बराबर। इन केस द असाइनमेंट इज एग्जीक्यूटेड ऑन अ सेपरेट, असाइनमेंट का मतलब मैंने किसी जगह पे उसको गिरवी रखा हुआ है, दैट डॉक्यूमेंट हैज टू बी सरेंडर, फिर उसको सरेंडर करना पड़ेगा। डिस्चार्ज फॉर्म ड्यूली एग्जीक्यूटेड, डिस्चार्ज फॉर्म यानी तो पूरा फॉर्म भरना है कि ये पैसा मुझे चाहिए, उसका पैसा। और उसके बाद में इंडेमनिटी बोन इन केस द पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा मेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट खो जाए ना, तो तुमको इंडेमनिटी बोन निकालना पड़ता है, कोर्ट से निकलता है, बहुत पैसा हो जाता है इसमें खर्चा, बराबर ने। ये दस्तावेज पूरा अलग से बनाना पड़ता है। ड्यूली एग्जीक्यूटेड बाय द पॉलिसी होल्डर, पहले तो मेरे ख्याल से इसकी FIR करानी पड़ती थी पुलिस के पास जाके कि मेरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट घर में ही खो गया है। तो काची FIR करा के जाओ, फिर कोर्ट के अंदर आप सबमिट कराओ, तो कोर्ट आपको है ना इंडेमनिटी बोन बना के दे। फिर वो तुमको वहां सबमिट करा तो डुप्लीकेट पॉलिसी निकले तुम्हारी। पॉलिसी खोनी नहीं चाहिए, भले वो नहीं मांगते पर खोनी नहीं चाहिए। द डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर पेमेंट ऑफ डेथ क्लेम, ये मेच्योरिटी क्लेम का था। अब डेथ क्लेम यानी इंसान मर गया, तो इंटीमेशन ऑफ डेथ, कोई नॉमिनी या तो रिलेटिव जाके बोलेगा कि वो आदमी मर गया। फिर प्रूफ ऑफ एज, अगर पहले से सबमिट ना किया, प्रूफ ऑफ डेथ यानी डेथ सर्टिफिकेट बोलते हैं ना वो, डॉक्टर का सर्टिफिकेट जिन्होंने उसमें लास्ट में उस पेशेंट को यानी ट्रीट किया था वो। फिर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट कि भाई यही इंसान था जो मर गया, वो वही इंसान था जिसके बारे में पॉलिसी थी। उसके मार्क वर्क भी देखते हैं, बर्थ मार्क भी पूछेंगे। पहली पॉलिसी लेते हैं तो बर्थ मार्क पूछते हैं तुमको, राइट। तो वो बर्थ मार्क यानी क्या, मोल यानी कोई लाखा हो कोई जगह पे, बराबर ने। उसके सिवाय कोई इंजरी का निशान हो तुम्हारे सर पे, तो वो सब जो है ना, सर पे मुंह पे कोई भी जगह पे इंजरी का निशान हो, टाँके का निशान जो बच जाता है ना वो, तो उसको भी बोला जाता है। पर कई बार क्या किसी केस में होता ही नहीं है कुछ भी बर्थ मार्क। सर्टिफिकेट ऑफ क्रीमेशन, फिर है ना कब्रिस्तान से सर्टिफिकेट भी लाना पड़े, या तो फिर जो स्मशान है ना वहां से भी सर्टिफिकेट कि इसको जला दिया गया, इसको दफना दिया गया। फिर एन एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट इफ एनी ऑफ द डिसीज, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट अगर हो तो, and if policy has been assigned validly, or if there is valid nomination in the policy document, no further proof of the title। अगर तुमने ऑलरेडी पॉलिसी को असाइन किसी को गिरवी रखा हुआ है यानी मतलब, या नॉमिनेशन ऑलरेडी है, तो इसमें कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अदर केसेस के अंदर जिस इंसान को यानी एस्टेट ऑफ द डिसीज यानी मतलब जिसका वारसाई जिसके नाम से हुई थी ना, जिसके नाम से विल बना था ना, उसका प्रूफ चाहिए। अब देखो क्या करेंगे, अब प्रोबेट ऑफ विल, इफ द विल हैज बीन एग्जीक्यूटेड बाय द डिसीज लाइफ एश्योर्ड, अगर विल इसके पास है ना, तो प्रोबेट, उसका प्रोबेट ऑफ द विल बोला जाता है, मतलब उसका डॉक्यूमेंट। फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट, अगर विल ना हो तो वारसदार किसको बनाया है, मेरे बाद कौन किसी के साथ में वसीयत कर गया हो तो कर बोल के तो। फिर सर्टिफिकेट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर जनरल, इफ द टोटल अमाउंट ऑफ द एस्टेट लेफ्ट डज नॉट एक्सीड 2000, 2000 से ज्यादा प्रॉपर्टी ना हो, तो एडमिनिस्ट्रेटर जनरल से खाली सर्टिफिकेट ले लेने का। इन केस अगर देखो राइवल क्लेम होता है, यानी मैं अगर समझो कि मेरे घर में कोई गुजर गया, उसका वारिस अगर मैं हूं, तो मैं उसके लिए क्लेम करने जाता हूं, तो कोई दूसरा भी आया, ये नहीं मैं हूं, तो फिर यहाँ पे साबित करना पड़े, कोर्ट में चला जाए फिर, समझे ना। क्लेम किसको मिलेगा वो, इन केस द लाइफ एश्योरेंस डिसअपियर्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट, गायब हो गया, घर छोड़ के चला गया, तो 60 साल पास होने चाहिए उसके जाने के बाद, उसकी कोई खबर ना मिली होने, उसके 60 साल पूरे हो जाने चाहिए। तो फिर उसके घर को ऐसा माना जाएगा, उसके उसके यानी कानून ऐसा मानेगा वो नेचुरली मर गया, ऐसा 60 साल तक कोई उसकी खबर ना मिले तो। 60 साल के बीच में अगर वो पकड़ा गया या वो वापिस आ गया या किसी को दिखा, तो फिर वापिस उस दिन से 60 साल गिनने के। तो इफ ही हैड बीन अलाइव, द क्लेमेंट हैज टू प्रोड्यूस द डिग्री ऑफ द कोर्ट, फिर उसको कोर्ट के अंदर जाके ना ये लिखवाना पड़े कि वो इंसान 60 साल के दिखा नहीं है, उसके बिना हमें ना रास्ते पे आ गए, अब तो उसके इंश्योरेंस का पैसा दे दो, समझे। द क्लेमेंट हैज टू प्रोड्यूस द डिग्री ऑफ द कोर्ट टू द इफेक्ट दैट द अश्योर्ड शुड बी प्रिज्यूम टू बी डेड, यानी उसको प्रिज्यूम कर लेना कि वो मर गया है। द लीगल एड्स आर रिक्वायर्ड टू कीप
on paying the premium payment till such court order is received failing with the policy will be treated as a paid up policy. यानी लीगल एड्स को क्या प्रीमियम भरना पड़ेगा जब तक कोर्ट ऑर्डर ना आए ना तब तक, नहीं तो ऐसा मानेंगे कि ये पॉलिसी तुम्हारी खत्म, समझे, बीच में से खत्म हो गई है। फिर इन केस द प्री मेच्योर डेथ क्लेम, प्री मेच्योर यानी 1 साल से पहले अगर डेथ हो जाती है, विद इन 2 ईयर्स, सॉरी 2 साल के अंदर अगर डेथ हो जाती है इसको प्री मेच्योर डेथ क्लेम बोला जाता है। तो इसमें हॉस्पिटल के अंदर से है ना आपको पहले सर्टिफिकेट मांगेगा, नेचुरल डेथ है ना तो इसकी बीमारी का कारण क्या था, बीमारी कौन सी थी और बीमारी कितने टाइम से थी। कई बार इंसान हार्ट अटैक से मर जाता है तो इसमें कोई सवाल नहीं है, पर उसको पहले से पता था क्या, उसकी दवाइयाँ चल रही थी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले, ये सब उसके अंदर मेंशन करना पड़े, समझे। अगर उसको पता था कि उसकी हार्ट की बीमारी है और इसने पॉलिसी में मेंशन ना किया तो ठेंगा कुछ ना मिले। सर्टिफाइड कॉपी, अगर एक्सीडेंट से गुजर गया तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट, और इंसान अगर गाड़ी चलाते हुए गुजर गया उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसको सुसाइड मानेंगे, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। इसी तरह से पी के उसने ड्राइविंग किया हो और नशे की हालत में वो मर गया तो भी 1 रुपया ना मरे, 1 भी रुपया ना मरे। नेचुरल डेथ हो जाए ने तो हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट, जैसे हार्ट अटैक से मर गए ने 2 साल के अंदर हो तो ये सब झंझट है, बाकी तो कोई मगजमारी नहीं। हाँ, पर पी के अगर कोई इंसान मर गया ने तो 1 रुपया भी ना मिले कोई भी कंडीशन में, 2 साल या 2 साल के बाद भी, समझे नहीं, इसलिए। और दूसरी बात, अगर तुम ड्राइविंग करते हो स्कूटर से, हेड इंजरी से मर गए, हेलमेट नहीं पहना था तो भी पैसा ना मिले, सवाल है नहीं, हेलमेट पहन के जाना चाहिए तुम। इसी तरह से कार ड्राइविंग के टाइम पे सीट बेल्ट ना पहना हो तो ये भी इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी फेवर में रख सकती है कि मैं इसको पैसा नहीं दूं। सवाल है नहीं, सेफ्टी रूल्स भी है किए बिना तुम फिर इस तरह से काम करो तो गलत है जे ना। इसलिए बोलते हैं कि सिटी एरिया में तो हाईवे के ऊपर कोई भी इंसान अगर एक्सीडेंट से गुजर जाता है उसका हेलमेट पहना हुआ होना जरूरी है। तो पोस्टमार्टम में अगर साबित हुआ ना तो इंश्योरेंस कंपनी है ना हेड इंजरी के नाम से मना कर देगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, अगर एक्सीडेंट या तो अननेचुरल कॉजेज से होता है तो। अब लास्ट टॉपिक इसके अंदर इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको अपने इरडा बोलते हैं, IRD 11वीं में सीखा था इसको। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक 1999 के अंदर प्रोवाइड किया गया। ये एस्टैब्लिशमेंट किसके लिए, पॉलिसी होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, प्रमोट और इंश्योर करने के लिए कि ग्रोथ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बराबर से हो, बराबर ने। और 1938 के अंदर इंश्योरेंस एक्ट पहले था, लाइफ इंश्योरेंस एक्ट पहले 1956 के अंदर दूसरा बना, फिर जनरल इंश्योरेंस का एक्ट 1972 में बना। लेकिन ये सब आज भी कानून होने के बावजूद भी इरडा एक नया एक्ट है। सेक्शन 2B के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अथॉरिटी, मतलब किस तरह से उसके अंदर मेंबर्स होंगे वो बताया गया है। 2B के अंदर बताया गया है कि वो सेक्शन 3 के अंदर बनाया जाएगा ऑफ द एक्ट। सेक्शन 3 lays down the procedure for establishing the authority. It is established by notification by the central government in the official gazette. याद रखो, कोई भी कानून, कल महिला अनामत बिल नहीं पास हुआ, कल रिजेक्ट कर दिया, यानी 2/3 मेजोरिटी चाहिए, सरकार को 298 वोट मिले, 298 बराबर मिलने चाहिए थे कितने, 200, 298 मिले ने तो 200, 352 वोट मिलने चाहिए थे उसको, 352 भी वोट मिलने चाहिए थे। तो 50 वोट, 54 वोट कम मिले उनको, इसकी वजह से ये एक्ट पास नहीं हुआ। अगर ये एक्ट पास हो जाता ने तो सबसे पहले उसको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट के अंदर पब्लिश करती, यानी कोई भी एक्ट को कानून बनाने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिशियल गैजेट के अंदर उसको पब्लिश करना कंपलसरी है, बराबर ने। गैजेट की कॉपी आप जब चाहो तब डाउनलोड कर सकते हो, मंगवा सकते हो। द डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द अथॉरिटी, वो कौन नोटिफाई करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन। तो देखो अथॉरिटी में क्या क्या, तो इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब नॉर्मल एक कानूनी संस्था की तरह से चलेगी और उसका परपेचुअल सक्सेशन, ये चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। और उसका एक कॉमन सील होगा। इट हैज द पावर्स टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, यानी खुद कोई प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल,
बराबर, वो भी चलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट, प्लेस ऑफ ऑफिस यानी कौन सी जगह पे इसकी ऑफिस रहेगी वो डिसाइड कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और कितनी ब्रांचेस और कहाँ कहाँ ब्रांचेस होगी वो भी कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, नॉट मोर देन 5 होल टाइम मेंबर्स एंड नॉट मोर देन 4 पार्ट टाइम मेंबर्स। यानी टोटल कितने मेंबर हुए, 10। एक चेयरपर्सन यानी एक चेयरमैन, 5 होल टाइम यानी हर वक्त हो, और पार्ट टाइम ये बदलते रहते हैं। ऑल द मेंबर्स उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ज अपॉइंट करेगी। चेयरपर्सन और मेंबर्स वो एबिलिटी यानी कोई इंसान काबिलियत रखता हो, इंटीग्रिटी यानी ऑनेस्टी प्रामाणिक हो, उसकी स्टैंडिंग और एक्सपीरियंस और नॉलेज इंश्योरेंस के बिजनेस के अंदर। एक्चुरियल साइंस यानी लॉस या तो प्रॉफिट को गिनना, एक्चुअल नहीं एक्चुरियल लिखाया, लॉस या तो प्रॉफिट को गिनना वो बिजनेस से अलग है, इसकी स्टडी भी होती है एक्चुरियल बिजनेस की। ऐसा बहुत है इसके अंदर। वो लोग क्या करते हैं इंश्योरेंस के अंदर तुमको जॉब देते हैं। फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, लॉ, accountancy, administration, or any other discipline which is useful for the authority. And preferably, the chairperson and one of the whole-time members should be experienced person or have the knowledge in the life insurance or the general insurance or actual science. यानी जो चेयरपर्सन है ना, उसको भी इसके अंदर बराबर से इंटरेस्ट होना चाहिए और वो इसी फील्ड का इंसान होना चाहिए। टर्म कितने साल की होगी, तो 5 साल तक वो चेयरपर्सन और होल टाइम मेंबर्स 5 साल तक रहेंगे, लेकिन पार्ट टाइम मेंबर्स वो नॉट मोर देन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द ऑफिस। 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए नहीं हो सकते। द चेयरपर्सन विल बी इन द ऑफिस टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 years यानी 65 साल तक, और होल टाइम मेंबर 62 साल की एज तक हो सके। पता है इसके पीछे का कारण क्या है? मैं अगर होल टाइम मेंबर हूं तो 62 साल के अंदर मैं रिटायर हो गया, लेकिन 3 साल में चेयरमैन बन सकता हूँ, क्योंकि 65 साल उसकी रिटायरमेंट की एज है ना, इसलिए। और चेयरपर्सन या तो होल टाइम मेंबर या पार्ट टाइम मेंबर कैन रिलिंक्विश द ऑफिस बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ 3 months, यानी 3 महीने की नोटिस देके वो वहां से निकल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी भी। 5 साल से पहले अगर वो नोटिस दे दे कि हमको यहाँ से निकल जाना, तो 3 महीने की नोटिस देनी पड़े। सेंट्रल गवर्नमेंट चेयरपर्सन को रिमूव कर सकता है, कर सकती है, होल टाइम या तो पार्ट टाइम मेंबर को भी रिमूव कर सकती है अगर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है। इंसॉल्वेंट यानी नादार जाहिर था, फिजिकली या तो मेंटली इनकेपेबल हो जाता है कि जिससे वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म ना कर पाए। कन्विक्टेड फॉर मोरल टर्पिट्यूड, मोरल टर्पिट्यूड का मतलब जिसको समाज गलत मानता है, जैसे किसी का रेप करना, बराबर नहीं, इस सब चीजों को वो क्या मानते हैं, समाज जिसको गलत मानता है वो काम अगर वो करे तो वो कन्विक्टेड हो गया मोरल टर्पिट्यूड के लिए। हैज अक्वायर्ड द फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट इन द इंश्योरेंस बिजनेस, इंश्योरेंस कंपनी का वो खुद मालिक है जो, या तो इंश्योरेंस कंपनी का कोई शेयर होल्डर हो तो भी ना चले। हैज और द पोजीशन ऑफ द मेंबर और द चेयरपर्सन इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योरेंस और पब्लिक और द पॉलिसी होल्डर्स, यानी पोजीशन मेंबर की या तो चेयरपर्सन की डेट्रीमेंटल मतलब डेंजर में आ जाए, किसके कारण, इंश्योरेंस बिजनेस को बराबर से चला ना पाए वैसा हो जाए तो। द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर रिमूविंग अ पर्सन फ्रॉम द ऑफिस उसको अपॉर्चुनिटी देगी कि भाई तुम मुझे आके तुम्हारा दुखड़ा पहले सुनाओ कि तुमने ऐसा क्यों किया, यानी उसकी बात रखने का उसको पूरा मौका दिया जाएगा, और उसके बाद सुनने के बाद में डिसाइड किया जाएगा कि इसको रखना है कि इसको निकाल देना है। फिर एनी डिफेक्ट फाउंड इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट और एनी इरेगुलरिटी ऑफ द प्रोसीजर और अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स कैन नॉट विशिएट द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर, यानी मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने चोरी की, सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई मेंबर ने गलती से तुमको जॉब पे रखा वहां पे, तो तुमको निकालने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखने की और निकालने की जिम्मेदारी बराबर से नहीं की, तो वो ऑफिसर जिम्मेदार, तुम सही हो, तुमको वो इस बेस के ऊपर निकाल नहीं सकते सब। और यहाँ विशियत लिखा है ना, विशियत यानी छोड़ देना, अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर देना, इसको विशियत बोलते हैं, कैंसिल लिख सकते हो। द एग्जिस्टेंस ऑफ वैकेंसी इन द बॉडी ऑफ द अथॉरिटी डज नॉट अफेक्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी। अगर कोई निकल गया ना
तो उसके कारण मीटिंग ना हो ऐसा नहीं हो सकता, मीटिंग तो उसकी वही टाइम पे होगी। द chairperson or the members should not take any employment at least for a period of 2 years after they leave their position। यानी कोई जगह वो काम नहीं कर सकते, चेयरपर्सन या मेंबर्स 2 साल के अंदर कोई दूसरी जगह पे जॉब नहीं ले सकते। अंदर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले सकते कि हाँ मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, नहीं तो मेरा घर नहीं चलेगा, तो मुझे परमिशन दो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले सब कुछ चेक करेगी और उसके बाद में वहां पे उसको जा, क्योंकि क्या वो इंफॉर्मेशन लेके निकला है रिटायरमेंट के बाद। अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो दूसरी कंपनी को फायदा करा देने, इसलिए वो ना हो, इसलिए 2 साल तक उसका अपॉइंटमेंट कोई भी जगह नहीं हो सकता। सैलरी अलाउंस और रेम्यूनरेशन जो चेयरपर्सन या तो मेंबर्स को दिया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और वो जो भी अगर चेंज करे या कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाए वो नोटिफिकेशन से प्रिस्क्राइब किया जाएगा कि हाँ ये इनको एक्स्ट्रा मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। वैसे भी 2 क्वेश्चन करने हैं तुमको, चार साढ़े चार एक पेज बनते हैं टोटल। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूटीज। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द एडा रेगुलेट, प्रमोट और इंश्योर ऑर्डरली ग्रोथ, ऑलरेडी ऊपर सीख चुके हैं अपने, ये 3 चीजें ऑलरेडी आ चुकी है। रेगुलेट करना, प्रमोट करना और इंश्योर करना ऑर्डरली ग्रोथ, प्रॉपर इंश्योरेंस बिजनेस बराबर से हो। और री इंश्योरेंस का मतलब क्या, मैं अगर इंश्योरेंस की कंपनी चलाता हूं तो मेरे पास किसी ने 100 करोड़ का इंश्योरेंस निकलवाया, तो मैं उस 100 करोड़ के इंश्योरेंस को किसी दूसरी कंपनी को आधा बांट लूं, उसको री इंश्योरेंस बोलेंगे। पूरा बांट लूं या तो आधा बांट लूं, इसको री इंश्योरेंस बोलेंगे, बराबर ना। फिर इट हैज टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट और अदर रिलेवेंट रिकॉर्ड्स, बराबर से रिकॉर्ड्स रखेंगे, अकाउंट रखेंगे, प्रिपेयर एनुअल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स इन सच फॉर्म। याद रखो, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी उसके अकाउंट को चेक करने वाले ऑडिटर को अपने सीएजी बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर नहीं, कंट्रोलर, COMPTROLLER, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यानी ऑडिट करने के टाइम पे उसको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़े। इट हैज टू कंप्लाई विथ द डायरेक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सीएजी विल अरेंज द ऑडिट ऑफ द अकाउंट। अकाउंट का ऑडिट करेगा सिर्फ सीएजी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया वैसे ही करेगा। और अगर कोई भी डिफेक्ट यानी उसके अंदर गलतियां पाई गई उसको रेक्टिफाई यानी सुधारने का काम भी इनका है। The authority has to submit the audited balance sheet and other financial statements to the central government, and the government will lay the reports before the houses of the parliament. Authority बैलेंस शीट जो भी है वो कहाँ पे रखेगी, सरकार के सामने, और सरकार किसके अंदर रखेगी, पार्लियामेंट के अंदर पड़ेगी। फिर अब ये अथॉरिटी सबमिट करेगी, ध्यान देना मैंने जैसे बताया पार्लियामेंट में रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा। द अथॉरिटी हैज टू सबमिट ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन इम्पोर्टेंट 9 months फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। साल खत्म हो जाए नहीं, जैसे ये मार्च के अंदर 31 साल खत्म हो गया, तो 9 months के अंदर दिसंबर से पहले इनको अपना रिपोर्ट पब्लिश कर देना यानी सबमिट कर देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। It has the duty to scrutinize all existing and new insurance products, rates charged, terms and condition offered and act in best interest of consumer। यानी कंज्यूमर को नुकसान ना होने और पॉलिसी बनाने वाले ने पॉलिसी बराबर से बनाई है कि नहीं वो चेक किया करने की जिम्मेदारी इनकी है। द अथॉरिटी इज ड्यूली बाउंड, ड्यूटी नहीं, ड्यूटी बाउंड भी बराबर है, ड्यूटी बाउंड टू फॉलो द डायरेक्शन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिपोर्ट द आउटकम ऑफ द डायरेक्शंस। यानी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कुछ भी उनको समझाया बताया कि ये काम तुमको करना है, तो उनके डायरेक्शन को बराबर से समझना है और उसका रिजल्ट क्या है उसका रिपोर्ट भी उनको देना है। अथॉरिटी हैज अ जनरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इन मैटर्स कंसर्निंग असाइनमेंट। देखो असाइनमेंट में बार बार बोलता हूँ, पॉलिसी असाइन कब की जाती है, मुझे किसी के पास से लोन लेनी है तो मैं पॉलिसी को असाइन करूंगा उसको। nomination, settlement of insurance claim, surrender etc. and other terms and condition of contract of insurance। और दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी इसी के अंदर अपने देखेंगे। अब पावर, द अथॉरिटी हैज द जनरल सुपरवाइजरी पावर ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड इट हैज द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर।
देखो सुपरवाइजरी पावर का मतलब सुपरविजन करने का पावर है, बराबर। और एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब उसको चलाना कैसे है वो। पावर टू अपॉइंट द स्टाफ एंड ऑफिसर्स, जितने भी चाहे ना उतने स्टाफ मेंबर्स को अपॉइंट कर सकती है अपने काम को बराबर से चलाने के लिए। और कुछ पावर्स वो चेयरपर्सन या तो मेंबर्स को डेलीगेट करेंगे, यानी मतलब सौंपेंगे कि तुमको ये काम करने हैं। फिर पावर टू कंस्टिट्यूट कमिटी ऑफ द मेंबर्स एंड डेलीगेट द पावर्स टू द कमिटी। अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है तो उसको चेक करने के लिए अगर हमको कमिटी बनानी पड़े तो कमिटी बनाने की जिम्मेदारी भी इसकी है। पावर टू होल्ड एंड एक्वायर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं और अपने पास रख भी सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट देना नई इंश्योरेंस कंपनी को, पुरानी वाली का रिन्यू करना, उसके अंदर कोई चेंज आया तो उसको मॉडिफाई करना, उसको विड्रॉ करवा लेना, सस्पेंड करना है तो कैंसिल करना, ये सब भी पावर उसी के पास है। एंड पावर टू प्रिपेयर a code of conduct to the agent, surveyor and loss assessors। and लॉस असेसर का मतलब क्या, तुम्हारा नुकसान हुआ तो नुकसान को असेस करने के लिए असेसिंग ऑफिसर आएगा, एक आदमी वहां से इंश्योरेंस कंपनी से आएगा। वो चेक करेगा, फोटोग्राफ वगैरह देखेगा और खास करके ये चेक करेगा कि जानबूझ के तो नहीं किया ने। तो उसके पावर्स कितने, वो पावर को डिफाइन भी ये लोग करते हैं। एंड अदर इंटरमीडिएट एसोसिएटेड विद इंश्योरेंस बिजनेस। फिर पावर टू लेवी फीस, यानी कोई भी फीस चार्ज करना और दूसरे चार्जेस वो इस एक्ट के अंदर जो भी हो वो ये लोग करेंगे। उसके बाद में पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंश्योरेंस इंस्पेक्ट, इंश्योरेंस इंस्पेक्ट अकाउंट, यानी उनके पास से हम इंफॉर्मेशन लेंगे, उनके अकाउंट को इंस्पेक्ट करेंगे। अदर डॉक्यूमेंट्स कंडक्ट इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेट इंक्लूडिंग द ऑडिट ऑफ द इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्टेड विद द इंश्योरेंस बिजनेस। जितने भी दूसरे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस बिजनेस के साथ में कनेक्टेड है उन सबको क्या क्या उनके पास से, यानी जो भी डॉक्यूमेंट मंगाने, अकाउंट इंस्पेक्ट करने, वो सबके पावर इसके पास है। इट हैज द पावर टू रेगुलेट द मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बाय इंश्योरेंस कंपनी। अब इसका मतलब समझो, मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी का मतलब क्या, इंश्योरेंस कंपनी कब सॉल्वेंट मानी जाएगी, मतलब सद्धर मानी जाएगी, उसको मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी बोलते हैं। और उन्होंने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, क्योंकि इंश्योरेंस का जो प्रीमियम का पैसा आता है इंश्योरेंस कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, बराबर ना। पावर टू एक्सरसाइज द पावर्स सैंक्शन बाय अदर इंश्योरेंस लॉज ऑफ द कंट्री और बाय अदर नोटिफिकेशन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये जो इंश्योरेंस लॉज या तो कंट्री के जितने भी कानून है उन सब कानून के अंदर जो भी नोटिफिकेशन इससे अंदर इशू किए गए वो इसमें आएंगे। इट हैज द पावर्स टू मेक रेगुलेशंस विद द कंसल्टेंसी ऑफ इंश्योरेंस एडवाइजरी कमिटी इन द फील्ड ऑफ फाइनलाइजिंग द सर्विस कंडीशंस ऑफ द मेंबर्स और रेगुलेटिंग द मीटिंग। एंड यानी जब भी मीटिंग बुलानी हो मीटिंग बुला सकते हैं और उसमें कोई भी कंडीशंस हो वो सारी कंडीशन उसके अंदर अपने रख सकते हैं। ये उसका पावर हुआ। अब इसके बाद में एक फंक्शन लास्ट, ये पूरा क्वेश्चन एक है, सिंगल क्वेश्चन है ये। पावर्स ड्यूटी एंड फंक्शंस तीन, पर आपको तीनों दिन में से एक या तो दो मैक्सिमम पूछेंगे। अब फंक्शंस, प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस बिजनेस। काम क्या है, तो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने चाहिए, रेगुलेट करने चाहिए उनको। फिर प्रमोटिंग एफिशिएंसी इन द कंडक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, इंडिया में इंश्योरेंस बिजनेस में किसी भी तरह की चीटिंग ना चले वो देखना। फिर टू एक्ट एज एजुडिकेटर, एजुकेटर का मतलब क्या होता है, जजमेंट देने वाला, न्यायाधीश लगी सका इन जगह पर, न्याय करना इन द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन द इंश्योरर्स एंड इंटरमीडिएरीज ऑफ द इंश्योरर्स। यानी अगर दो जन के बीच में झगड़ा हुआ कि इसने कमीशन कम दिया, ऐसे कोई झगड़े अगर इनके अंदर होते हैं तो इसमें जजमेंट फाइनल किसका गिना जाएगा, ईडा का गिना जाएगा। टू एक्ट एज सुपरवाइजरी अथॉरिटी एंड रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ टैरिफ एडवाइजरी कमिटी एंड वेरियस इंश्योरेंस कंपनीज। अब सवाल, टैरिफ एडवाइजरी कमिटी का मतलब क्या, तुम जो भी चार्जेस लगाते हो ना उसको टैरिफ बोलते हो। तो कौन कौन से चार्जेस लगाए जाने चाहिए, वो चार्जेस को लगाने की परमिशन कौन देता है, ये एडवाइजरी कमेटी देती है। तो उनके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है।
and to control and regulate the rates, advantages, terms and conditions that may be offered by insurers in respect of general insurance, which are not controlled by the tariff advisory committee. यानी जो नॉन टैरिफ प्रोडक्ट है ना, उन सब के अंदर जो कुछ भी आता है, उसके रेट क्या होंगे, उसके फायदे क्या होंगे, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे, वो भी कंट्रोल करेंगे। और रूरल और सोशल सेक्टर के अंदर जितने भी रेगुलेशन हो वो सब फॉर्मुलेट करने हैं। इसीलिए तो आज देखो, ये अगर ईडा नहीं होता ना, तो आज वो प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट के अंदर 2 लाख का मुफ्त में इंश्योरेंस मिलता था, वो नहीं मिलता। शुरुआत में मिलता था, अभी इसके ऊपर 112 रुपये का प्रीमियम है साल का। एक्सीडेंटली अगर किसी की डेथ हो जाती है और 112 रुपये तुमने इस साल का प्रीमियम भरा हो, तो 2 लाख रुपये उसके घर वालों को मिल जाए। समझे? ये सब इसी ने किया है। 112 रुपये। अपने ट्रेन में जाते हैं ना, ट्रेन में, तो ट्रेन में अगर हादसा हो जाए तो 50-55 पैसे का खाली प्रीमियम होता है, 2 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। टिकट के साथ में इंश्योरेंस का पेमेंट आपको अलग से करने का। अब सोचो, 2-3 रुपये के प्रीमियम में भी वो लोग वहां से रिसिप्ट भेजते हैं ऑनलाइन, यानी ईमेल के अंदर, कि तुम्हारा इंश्योरेंस, ये ट्रेन की जर्नी के अंदर कुछ भी हुआ तुमको, तुमको इसके पैसे मिल जाएंगे। तुमको तो ना मिले मतलब, यानी फैमिली को खुद भी यानी मर जाए तो तुम तो गए ने, अपने तो कवर में, फैमिली। फ्लाइट में ना 5 लाख का इंश्योरेंस है। अब है ना, इन्होंने 10 लाख का कर दिया है। वो टिकट के साथ में इंश्योरेंस कंपलसरी होता है। अब ऐसा नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस का पैसा तो कमाती है, तो हर फ्लाइट थोड़ी टूटती है, ये पैसा उनका जो ज्ञान है। अब ट्रेन में कितने पैसेंजर, तुम खाली कंपार्टमेंट गिनो, 72 एक कंपार्टमेंट में होते हैं, 72 एक में होते हैं। S8 तक डब्बे होते हैं, S12 तक भी होते हैं कई बार, ये जनरल है, बराबर ने। नॉन एसी वाला, एसी वाला अलग, उसके प्रीमियम के चार्ज ज्यादा। तो इसका मतलब तकरीबन अगर समझो कि 720 तो मैंने इसके अंदर गिन लिए, बाकी सबको मिला के 1200-1300 पैसेंजर अगर ट्रैवल करते हो, तो एक जर्नी के अंदर अगर 1.5 रुपया 2 रुपया भी प्रीमियम होता है तो मुफ्त का है ना उनको, तो ये पैसा वापस देना ही नहीं है ना। 2 घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे की जर्नी, और जर्नी खत्म हो गई, पैसा इंश्योरेंस कंपनी का सीधा, बराबर ना। 1200 के ऊपर 1200 भी आता है, तो दिन में कितनी ट्रेन चलती होगी पूरे इंडिया में? कितनी ट्रेन टक्कर लेती? किसी की भी नहीं। सालों से नहीं सुनते, कभी कभी 2-3 सालों में एक आध बार कुछ हो जाता है, बराबर है, तो उनको पैसे देने पड़े, बाकी किसी को तो पैसे नहीं देने के।